Okay, we'll get started with this session. So, hi, good noon to all. I welcome you all to this session. I'm Subiksha Bhaskaran. I'm a product marketer from Zoho Books team. As you know, transitioning from one accounting software to another can indeed be a complex endeavor involving challenges like data migration or adapting to new processes and training needs. Today, we are privileged to have with us Mr. Hemal Kamda, the CEO of KRaj Accounting Services, with 45 years of expertise in accounting and bookkeeping. Hemal is also a renowned partner and a certified trainer of Zoho Books team for 5 years. He has conducted training for over 200 people, including CAs, accountants, businessmen, and students. And today, he will enlighten us on the intricacies of migrating from the legacy accounting software in India to Zoho Books. Yeah, hi Subiksha. And good afternoon to everybody. Thank you, Subiksha, for kind introduction. And once again, good afternoon, everybody. So, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये सेशन रखेंगे. ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बोलने में मुझे इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में रख के मैं बात करूंगा. ओके, सो आज का अपना जो एजेंडा है, मेन जो अपना टॉपिक है, पावर अप योर अकाउंटिंग दिस फिस्कल ईयर. सो अगर आप जोहो बुक्स यूजर है या तो फिर जोहो बुक्स यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने ऑलरेडी पावर अप करने के लिए 50% गेम आपने खेल लिया है. नाउ टुडेज एजेंडा. सो मेन एजेंडा इज इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन. देन सेकेंड पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट जेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या इवोल्यूशन हुआ है, एंड हाउ जोहो बुक्स इज नेक्स्ट जेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपेयर टू ऑल द लीगेसी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. जो ये मुद्दा जो है, सेफ गार्ड फ्रॉम सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा वेटेज देने वाला हूं मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. और ये क्या है, ये टर्म सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट क्या है, मैं उसके ऊपर थोड़ी बात करूंगा मैं. और फिर उसके बाद I will show not exactly the demo of how this software works, but जो ऐसे मुद्दे हैं जहां पे ध्यान अपना जाना चाहिए, और ये बातें अपने को खास ध्यान में रखनी है अगर आप जोहो बुक्स में फाइनलाइजेशन तक का काम करना चाहते हैं. और फिर आपके जो लाइव Q&A रहेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, एंड वी विल कंक्लूड द सेशन अकॉर्डिंगली. नाउ फर्स्ट पॉइंट, why it is important to keep books clean. अभी बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता है, बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं भी पता है, फिर भी उतना तो पता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट होता है. बट मुझे यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना है फ्रॉम द बिजनेसमैन्स पर्सपेक्टिव. अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट और P&L बनता है, और बिजनेस इसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट कितना है और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दिखता है. वाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं पूरे सेशन में एक ही बात पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा. एक बात मतलब मैंने दो ऐसे इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वहां पे दो क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेसमैन को सिर्फ यही जानना होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, मेरा प्रॉफिट कितना है. और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा प्रॉफिट कहां है. व्हाट इज माय प्रॉफिट, वेयर इज माय प्रॉफिट. और ये जो नंबर्स कहां पे दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में. हालांकि ये दो क्वेश्चन के साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स जुड़े हुए रहते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप समराइज करेंगे तो यही दो क्वेश्चन का आंसर चाहिए. भाई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट अभी कहां पे है, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है या मैं घर पे लेके गया, नहीं है तो कहां पे है. सो ये दो रिपोर्ट के लिए, ये दो नंबर्स के लिए ये पूरा तामझाम होता है, हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में. सो कोर इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लीन रखना, सिंपल सी बात है. बिजनेसमैन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑडिटर रहते हैं तो उनको एक्यूरेट पूरा काम ठीक से हुआ है तो दे वांट टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे. और ऑब्वियसली बुक कीपर या अकाउंटेंट है तो उनको भी एक ईज ऑफ एक्सेस होना चाहिए, ईज ऑफ फंक्शनैलिटी होना चाहिए. तो ये सब कुछ जो बातें हैं जोहो बुक्स में हम आगे इसके ऊपर देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ ट्रेडिशनल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. दोस्तों मैंने
पिछले 25-30 साल से मैंने अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखे हुए हैं. आई हैव सीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिंस वो पूरा सॉफ्टवेयर एक फ्लोपी में आता था. एक फ्लोपी निकालो, दूसरा फ्लोपी डालो, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर और उसका डेटा सेव होता था. आई हैव सीन सच काइंड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. मतलब आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, वो फ्लोपी में ही सॉफ्टवेयर है और फ्लोपी में ही डेटा है. फिर दूसरी फ्लोपी डालिए, उसमें ही डेटा है और उसमें ही सॉफ्टवेयर है. सो वहां से लेके अगर आज तक हम देखें तो ऑलरेडी बहुत ही इवॉल्व हुआ है ये पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. अभी सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट जेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाउड कैपेबिलिटी. मतलब जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्लाउड कैपेबिलिटी और दूसरा पॉइंट, वो दोनों का ऑलमोस्ट देखने जाए तो बेनिफिट सेम है. एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. आप विंडोज पे ऑपरेट कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे ऑपरेट कर सकते हैं, आईओएस पे ऑपरेट कर सकते हैं. यहां तक कि आप एप्पल वॉच में भी जोहो बुक्स आप उसमें से भी ऑपरेट कर सकते हैं टू द लिमिटेड एक्सटेंट, बट यस देन टू इट इज अवेलेबल टू दैट डिवाइस एज वेल. मतलब मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो आप कहीं से भी कौन से भी डिवाइस से एट एनी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं. मल्टी जीएसटीएन, मल्टी ब्रांचेस, मल्टी यूजर विथ एन अप्रूवल मैकेनिज्म. अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं. किसी को सिर्फ अप्रूवल का राइट होता है, किसी को सिर्फ मेकिंग और इनिशिएटिंग का राइट्स होता है. तो ये सब तरह के अलग अलग तरह के हम जो भी कुछ होता है दैट मस्ट बी इन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ ऐसा होता है अप्रूवल मैकेनिज्म पे खेलना रहता है. तो वी कैन मैनेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओवर हियर. दोस्तों ये जो कनेक्टेड बैंकिंग और ये जो ई वे बिल, ई इनवॉइस, जीएसटी पोर्टल है, इट इज बेसिकली एन इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. जोहो बुक्स, आप कनेक्टिंग बैंकिंग की जब भी बात आ रही है, देयर आर टू वेज ऑफ कनेक्टेड बैंकिंग. वन, you can process the payment within Zoho Books. There are a list of few partner banks. जो बैंक में अगर वो बैंक में आपके अकाउंट है तो आप डायरेक्टली जोहो बुक्स के अंदर से पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, आपको बैंकिंग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं रहती है. दूसरा पॉइंट उसी के साथ कि अगर मान लीजिए कि ये पेमेंट प्रोसेसिंग वाले पार्टनर बैंक नहीं है, फिर भी डेटा फीड लेना, यू कैन फेच all the transactions from your portal, from your banking portal within Zoho Books. तो ये इंटीग्रेशन कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर हम इससे बोलते हैं. दैट इज देयर इंटीग्रेशन विथ ई वे बिल, ई इनवॉइस एंड जीएसटी पोर्टल. मतलब डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन होता है. इंटीग्रेशन मतलब आप दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर या पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. जोहो ने ये रेडीली अवेलेबल दिया हुआ है. अगर आपका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है तो आप उससे आप रेस्ट एपीआई के थ्रू उसको आप लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. बिल्ट इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट. दोस्तों मैंने जब सबसे पहले जब भी मैंने जोहो बुक्स देखा था, आई वॉज लिटरली फैसिनेटेड बाय दिस फीचर. एज एन अकाउंटेंट हम जब भी काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के, हाँ हमने ये जो वाउचर एंट्री की है जोहो बुक्स के अंदर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है. ऑडिटर्स ने अगर कभी भी पूछा कि भाई इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पहले क्या होता था फिजिकली फाइल शेयर करते थे वगैरह वगैरह. तो ये जो बिल्ट इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये फीचर की मदद से आप 100% डिजिटल वाउचिंग, वाउचिंग मतलब ऑडिट के टाइम पे आपको अगर आपके ऑडिटर के साथ डेटा शेयर करना है, यू कैन डू दैट. राइट नाउ वी आर हैविंग अ फ्यू क्लाइंट्स हु आर हैविंग 50,000 ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर एनम और पूरा डिजिटल. वी कैन लिटरली डिक्लेयर दैट कंपनी एज ए पेपरलेस कंपनी. हार्डली कुछ में 5 to 10% है जितना उनको डॉक्यूमेंट्स वो ऑफलाइन मेंटेन करते हैं हार्ड कॉपीज में. 50,000 डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स. तो ये सॉफ्टवेयर का वो कैपेसिटी है और उनके ऑडिटर पूरा ऑडिट डिजिटली करते हैं. ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस, शेड्यूल रिपोर्टिंग, ये जो फीचर्स है ना, ये सब मतलब नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं. मतलब आप ये सब कुछ वाया ईमेल, वाया एसएमएस, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, हर तरह से आप ये रिमाइंडर्स या कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल, अगर मुझे जोहो बुक्स को टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करनी है तो मैं इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूं मैं. फर्स्ट,
ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो रूल बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। रूल बेस्ड का मतलब जोहो बुक्स को खुद को पता है कि अगर आपने महाराष्ट्र से जयपुर किसी को माल भेजा है, सेल्स इनवॉइस बनाया है, तो आईजीएसटी ही लगना चाहिए। ये रूल जोहो को पता है। चाहे एज एन अकाउंटेंट या ऑपरेशन पर्सन में सेल्स इनवॉइस बनाऊं, अगर मैं भूल भी गया तो जोहो बुक्स नहीं भूलेगा वो। तो ये रूल बेस्ड अकाउंटिंग ऐसे, मतलब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ सच काइंड ऑफ रूल्स एंड वैलिडेशंस आर देयर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जैसे मैंने पहले बताया, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग रिपोर्ट या स्टेटमेंट कुछ भी भेजना है या कोई भी रिमाइंडर्स भेजने, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन जोहो बुक्स। इंटीग्रेशन की जो मैंने बात की, रेस्ट एपीआई, अगर कोई आप आईटी से थोड़ा भी ताल्लुकात रखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि रेस्ट एपीआई एक एपीआई से जिसके एज ए कनेक्टर आप जोहो बुक्स के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनल कैपेबिलिटी इज अ कस्टमाइजेशन। आप ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और ये जितने भी फीचर्स है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन, ये सबको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट बेनिफिट, take advantage of this software. You can leverage for more and more efficiency and productivity. Now I want to talk about something, suboptimal deployment. अब ये सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट जो है ना, पर्सनली मैं सबसे ज्यादा यहां पे ही फोकस करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल और मिनिमल यूजेज ऑफ जोहो बुक्स। अभी क्या होता है कि बहुत सारे जैसे मैं डॉक्यूमेंट मैंने से फैसिनेट हो गया था सबसे पहली बार मैंने जब जोहो को देखा था। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये जो फीचर है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, अरे वाह, मेरा इनवॉइस बन जाएगा, ईमेल भी चला जाएगा, ओवर ड्यू डेट पे उसको उनको रिमाइंडर भी चला जाएगा, ये तो बहुत अच्छा फीचर है, मैं जोहो बुक्स यूज करूंगा। एंड पीपल आर यूजिंग फॉर दैट। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं पहला पॉइंट है, उसके पहले मैं दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि हमारा जो आज तक का जो ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 3-4 साल से, जो हमने एक्सटेंसिवली जितने भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं या फिर जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, वो भी हमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज आती है हमें। तो हमने देखा हुआ है कि पार्शियल डिप्लॉयमेंट हुआ है, सिर्फ कम्युनिकेशन फीचर यूज हो रहा है। या तो फिर ऐसा होता है कि जोहो बुक से इनवॉइस बनता है, अभी रेजर पे से इंटीग्रेशन है, तो रेजर पे से पेमेंट आता है और पेमेंट आ गया, ओके, हमारा इनवॉइस बन गया, पेमेंट आ गया, आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। तो वहां तक का फीचर यूज कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अरे वाह, मेरा बैंकिंग पार्टनर बैंक से मेरा लिंकिंग है, मुझे पेमेंट प्रोसेस करना है, मैं जोहो बुक से सिर्फ पेमेंट प्रोसेस करता हूं। और ये जो तीसरा वाला एग्जांपल है, मैंने सबसे ज्यादा देखा है। पूरा काम जोहो में होता है, सब तरह की डेटा एंट्री होती है, बट फाइनलाइजेशन का काम चूंकि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जोहो बुक्स के यूजर है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जोहो से उतने फेमिलियर नहीं है, और बिजनेसमैन के अकाउंटेंट उतने कैपेबल नहीं है कि सीए को बता सके कि सर आपको ये फीचर आप यहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि पूरा अकाउंटिंग यहां पे हो जाने के बावजूद पूरा डेटा यहां से टैली में या तो फिर जो सीए के जो प्रिफरेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेटा पूरा माइग्रेट करके फिर फाइनलाइजेशन वहां पे होता है। ये सब जो एग्जाम्पल है मैंने अभी जो आपको बताया है ना, ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा पूरा जो सेशन या मेरा जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये सेशन का, safeguard yourself from such kind of suboptimal deployment. We want to apply or deploy this software to the optimum level. ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि मैंने मोबाइल फोन लिया, सिम कार्ड नहीं डाला है, वाईफाई पे कनेक्ट किया, यूट्यूब देख रहा हूं मैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहा हूं मैं, इंस्टा चला रहा हूं मैं, उस पर और एप्लीकेशंस डाल रहा हूं, गेम खेल रहा हूं, सब कर रहा हूं, बट सिम कार्ड नहीं डाला है, मैं फोन कॉलिंग नहीं कर रहा हूं। जो बेसिक यूज होता है फोन का, सबसे पहले टेलीफोन बोले, मोबाइल फोन बोले, सेल फोन बोले, जो भी नाम हम बोलते हैं इतने सालों से आ रहे हैं, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी फोन कॉलिंग है। सिमिलरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल इसमें बनना चाहिए। तो क्या हो रहा है ना आज की तारीख में, पीपल आर गेटिंग फैसिनेटेड बाय कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर,
ऑटोमेशन भी यूज कर रहे हैं, बट जब बारी आती है फाइनल पीएनएल और बैलेंस शीट फाइनलाइज करने की, तो फिर वहां पे सीए के साथ, क्योंकि वो खुद से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीए हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, बट आपकी तरफ से सीए को ये नहीं बताया जाता है कि ये किस तरह से उनको फाइनली ऑडिट करना है। तो अगर वो ऑप्शन सीए खुद भी एक्सप्लोर करे और आपकी तरफ से वो इंफॉर्मेशन बताया जाए, तो फिर हम 100% ये सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। सो साथ में उसके साथ कनेक्टेड पॉइंट है, तो व्हाट एग्जैक्टली अप्रोच वी शुड हैव। अच्छा, अभी जो मैंने पहली स्लाइड में पहला पार्ट लिखा था, नॉन रिलायंस ऑन जोहो बुक्स फॉर बिलो मेंशन रिपोर्ट। दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में 2 क्वेश्चन बताए थे, मेरा प्रॉफिट कहां है, मेरा प्रॉफिट कितना है और मेरा प्रॉफिट कहां है। अभी आप अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स की बात करेंगे ना, तो आप कितनी भी कैटेगरी कीजिए, ब्रॉडली क्लासिफाई ये सिर्फ 3 कैटेगरी में होगा, कॉस्ट, कंट्रोल और कंप्लायंस। आप चाहे किसी भी तरह का एमआईएस ले लीजिए, या तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेगा, या तो वो लिक्विडिटी की बात। लिक्विडिटी मतलब कितना रिसीवेबल है, कितना पेएबल है, मेरे बैंक में कितना फंड अवेलेबल है, लोन का क्या चल रहा है, मेरे बैंकर्स को मुझे क्या रिपोर्ट्स देने हैं, इन्वेस्टर को क्या रिपोर्ट्स देने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कंप्लायंस, टैक्सेबिलिटी एंड रिटर्न्स। आप हर तरह की कैटेगरी आप डिवाइड कर ली, आप कोई भी, अगर आप किसी भी तरह के रिपोर्ट्स अगर आप देखते हो, आप यही 3 सेक्शन में कहीं ना कहीं पाओगे। तो ये जो 3 रिपोर्ट होते हैं, अगर ये 3 रिपोर्ट आपको जोहो बुक्स में से मिल रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि एक्चुअल जो पर्पस और मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ जोहो बुक्स इज सेटिस्फाइड। बाकी जितने भी एडिशनल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली करना ही चाहिए, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली लिवरेज लेना है, अपने को वी वांट टू हैव मोर प्रोडक्टिविटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग, अप्रोच ऑफ हैविंग ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम जोहो बुक्स ओनली। हाँ, बाकी का काम बाहर हो जाएगा, नहीं, डिमांड फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सेकेंड थिंग, वही करने के लिए ट्रेन योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू फाइनलाइज बुक्स इन जोहो बुक्स। एंड थर्ड, अगर मान लीजिए कि पहले दोनों अप्रोच है, वहां पे जोहो बुक्स की तरफ से बहुत सारे DIY मटेरियल दिया गया है, डू इट योरसेल्फ, आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। हेल्प फाइल दिए गए हैं, FAQ सेक्शन से, फोरम्स है, कम्युनिटी फोरम्स है, आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ है। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए, तो जोहो बुक्स का फाइंड एन अकाउंटेंट या सर्टिफाइड एडवाइजर करके पेज है, आप वहां पे जाइए, जहां पे मेरा भी लिस्टिंग है, बहुत सारे वहां पे मेरे जैसे प्रीमियम पार्टनर और ऑथोराइज पार्टनर है वहां पे। सो आप वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। बट दोस्तों, मेरा ये वेबिनार का सबसे बड़ा मोटिव यही है, अवॉइड योरसेल्फ और सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट। जोहो बुक्स अगर आप ले रहे हैं, तो अप टू एंड आप हर तरह की चीज फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आप पूरा यहां से यूज कीजिए। अभी दोस्तों, ये जो मैं अभी जोहो बुक्स मेरी स्क्रीन पे शेयर करूंगा, वहां पे मैं आपको ऐसा डेमो नहीं देने वाला हूं कि आपको माइग्रेट कैसे करना है, एक्सेल से इंपोर्ट कैसे करना है। आप इंपोर्ट करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट वो करने के लिए बहुत सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल मटेरियल अवेलेबल है। बट उसके साथ में जो थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए, और वो जो ध्यान में नहीं रखे जाते हैं, उसकी वजह से देर आर डाउन द लाइन डेटा क्लीन नहीं बनता है। तो डेटा क्लीन बनाने के लिए किस तरह से आपको जोहो बुक्स को कॉन्फ़िगर करना है, और मैं इसमें मैं जब भी मैं यू 2 टाइप्स ऑफ थिंग। वन, पहले जो मास्टर लेवल पे वी स्टार्ट ट्रांजैक्शंस, और दूसरा पार्ट रहेगा कि जो ट्रांजैक्शनल लेवल पे देयर आर सर्टेन न्यूआंसेस, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर थोड़ा यूनिक है फ्रॉम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। मार्केट में बहुत सारे प्रिवेलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली ऑब्वियसली वी ऑल नो। तो टैली में जिस तरह से काम होता है, या टैली की तरह बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसमें होता है, बट जोहो में देयर आर सर्टेन थिंग यूनिक फ्रॉम ऑल दो सॉफ्टवेयर्स। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। और फाइनली, रिपोर्ट्स के अंदर 2-3 फंक्शनैलिटी ऐसे है जिसे हमने पिछले 3-4 साल में हर एक फाइनलाइजेशन टैक्स सीजन में
हमने यही कॉमन क्वेश्चंस देखे हैं रिपोर्टिंग के टर्म्स में, बाकी सब तो मिल जाता है, ये जो मैंने रिपोर्ट्स है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। तो ओके, so just let me share my screen of Zoho Books. गाइज एक बार मुझे Q&A सेक्शन में थम्स अप या यस नो उसको बता दीजिए, सो फार सो गुड, सो दैट जस्ट मुझे भी एक पता चले कि कहीं पे मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं तो। ओके ओके, थैंक यू गाइज। ओके, सो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सेटअप जो है जोहो बुक्स के अंदर मैं वहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो डैशबोर्ड है, मान लीजिए कि अगर जैसे मैंने मुझे पता चला जब सुभिक्षा ने पोल किया तो 50% ऑफ यू गाइज आर कंप्लीटली न्यू फॉर जोहो बुक्स। तो मैं ये सिर्फ ये जो पहला स्क्रीन है मैं उसको आपको एक क्विक रिव्यू बता देता हूँ। दिस इज अ डैशबोर्ड, ये होम स्क्रीन है। आप जब कभी भी जोहो बुक शुरू करेंगे तो सबसे पहला यही स्क्रीन आएगा, और इसमें लेफ्ट साइड में ये पैनल जो है यहीं से सब आप मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, बैंकिंग, सेल्स, परचेज वगैरह वगैरह। मैं वहां पे अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं सबसे पहले ये डैशबोर्ड पे जो स्क्रीन है, तो डैशबोर्ड फिस्कल ईयर एंड टास्क, अगर आप ईयर एंड फाइनलाइजेशन करना है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स गिवन ओवर हियर। कोई भी जोहो के अंदर नए अनाउंसमेंट होते हैं, जैसे कोई भी फ्री वेबिनार, ये जैसे अपना अभी आज जो हम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो ऐसे सब वेबिनार्स का अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है। तो यू गाइज कैन हैव सच काइंड ऑफ लर्निंग कर्व फॉर योरसेल्फ और गेटिंग स्टार्टेड। दोस्तों ये जो गेटिंग स्टार्टेड वाला जो पेज है बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। हाउएवर ये जो पॉइंट है ना, इसके ही कनेक्टेड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे मेरी तरफ से ऐड करना है। आप यहां से बहुत इजीली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बात है तो मुझे वहां पे मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़े मुझे वो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। ओपनिंग बैलेंसेस है तो वहां पे मैं थोड़ा मेरा एडिशन करके आपको बताना चाहता हूँ। बट ये गेटिंग स्टार्टेड अगर आप जोहो बुक्स में नए हैं, आई मस्ट रेकमेंड, इंस्टेड आई इंसिस्ट कि ये स्क्रीन को पूरा का पूरा आप एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत अच्छे तरह से ये पेज बनाया गया है, और अपना आप मतलब DIY डू इट योरसेल्फ में बहुत अच्छे से आप ये जोहो बुक्स को आप इंप्लीमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई डायरेक्टली आई एम क्विकली जंपिंग टू द सेटिंग्स। द अपर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स है। याद रखिए दोस्तों, मेरा जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, मुझे बैलेंस शीट और P&L क्लीन डेटा के साथ बने, मैं उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं ये सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन या फिर इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन कैपेबिलिटी को टच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और वहां पे आप कभी भी कहीं से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मैंने यही देखा हुआ है कि अगर सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट है, मतलब पार्शियली यूज हो रहा है, तो वही सब फीचर्स यूज हो रहे हैं और अकाउंटिंग फीचर्स यूज नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई माय कंप्लीट फोकस इज ऑन दी बैलेंस शीट, P&L एक्यूरेट मिलना चाहिए। उसके लिए कौन से एस्पेक्ट ध्यान देना चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोफाइल, सिंपल सी बात है, मैंने ये प्रोफाइल पे क्लिक करके कंपनी का लोगो अपलोड किया, ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख लिया, मेरा इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन वगैरह वगैरह, मतलब बेसिक अपना कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर लिया और सेव कर लिया। मैंने ये कर लिया, मेरा डायरेक्ट मैं सीधा जाऊंगा टैक्सेस पे। आई एम राइट नाउ टॉकिंग प्योरली फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। टैक्सेस, ये जो सेक्शन है दोस्तों, अगर आपने इंडिया सिलेक्ट किया है एज ए कंट्री, ये स्टेच्यूटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हो जाएगा। 99% ऑफ द टाइम इसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती है। कोई बिजनेसेस की कोई यूनिक रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं। सो आई एम मूविंग अहेड, डायरेक्टली जंपिंग टू दी GST सेटिंग्स। अभी देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे, ये जो बुक्स की बहुत अच्छी एक खासियत है, दिस इज नाउ इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार मैंने रीटाइप किया GST नंबर, तो ये जो इंफॉर्मेशन आया बिजनेस लीगल नेम और बिजनेस ट्रेड नेम, ये डायरेक्टली जोहो बुक्स ने GST पोर्टल में से फैच कर लिया।
तो ये इंटीग्रेशन है जोहो का जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। और अगर आप यहाँ पे ब्लू टिक पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पूरा आपको कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा, आपका खुद का भी जो भी पब्लिकली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पे, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपने ये जीएसटी सेटिंग में आपका जीएसटी नंबर लिख लेना है, यहाँ से आगे बढ़ के फिर ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स, ये इंटीग्रेशन के रिलेटेड है। मेरा जीएसटी यूजर जो है मेरी कंपनी का मैंने लिखा हुआ है, तो जीएसटी यूजर मेरा यूजर नेम लिखा हुआ है और यहाँ से मैंने कर लिया। और डिफॉल्ट टैक्स प्रेफरेंस, ज्यादातर मेरी सर्विसेज 18% में आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 18% सिलेक्ट कर लिया है। ये हो गया मेरा टैक्सेशन का पार्ट, मतलब जीएसटी के रिलेटेड। इसके बाद है ई वे बिल का इंटीग्रेशन, ई इनवॉइस का इंटीग्रेशन इफ एप्लीकेबल, और एमएसएमई सेटिंग्स। दोस्तों ये एमएसएमई सेटिंग्स नया आया है दिस ईयर ही, मतलब अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो अपना इफ यू आर एमएसएमई रजिस्टर्ड और आपके वेंडर्स भी एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो उसके रिलेटेड जो एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड हुई है तो उसके रिलेटेड है। तो ये हो गया एमएसएमई के रिलेटेड। सो हमने पहले जीएसटी का देखा, एमएसएमई का देखा। नाउ दोस्तों मुझे अभी आपके लिए एक टीडीएस का सेक्शन का भी पार्ट मुझे आपको हाईलाइट करना है, जो ये सेटिंग्स के पेज पे नहीं है। मैं इसके लिए जाऊंगा सीधा परचेज इसमें, और वहां पे बिल्स करके ऑप्शन है, बिल्स में मैं जाके नया एक बिल क्रिएट कर रहा हूं। नए बिल में यहां पे नीचे एक सेक्शन है टीडीएस। ये टीडीएस पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज टीडीएस। दोस्तों एज ऑफ नाउ मैंने कंपनी प्रोफाइल के बाद सीधा मेरा स्टेच्यूटरी मास्टर जो होता है कंपनी के अंदर, आई एम डायरेक्टली एड्रेसिंग दैट पार्ट। यहां से मेरे स्टेच्यूटरी मास्टर का ये टीडीएस का पार्ट आ गया। यहाँ पे मेरे हर तरह के, ये भी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेगा अपने को, बट यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं जब भी कॉन्फ़िगर करता हूं या मेरी टीम कभी भी करती है, तो हम क्या करते हैं, whenever we are clicking on this edit, instead of this TDS payable, हम यहाँ पे TDS payable, अच्छा मैंने यहाँ पे ये जो मेरा डेमो डेटा है, यहाँ पे मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैंने वो अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे अभी टीडीएस पेएबल है, मैं इसके ही कनेक्टेड एक बार मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जंप कर रहा हूँ, वापस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कवर करूंगा। मैंने एक यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, मेरा न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। टीडीएस ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन का पेरेंट अकाउंट में बना रहा हूँ। टीडीएस ऑन कमीशन था मेरे पास, अवेलेबल था, ओके। तो मैं वापस जा रहा हूँ टीडीएस ऑन कमीशन पे। आई एम गोइंग बैक टू दी बिल्स सेक्शन। टीडीएस के मास्टर्स में आया मैं, स्टेच्यूटरी मास्टर, कमीशन ऑन ब्रोकरेज पे क्लिक किया, टीडीएस ऑन कमीशन, ओके। मैं पहले आई मिस्ड आउट टू रीड दिस टीडीएस ऑन कमीशन, मैं इसको टिक करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कभी भी मैं कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज वाले वेंडर का बिल बुक करूंगा और मैंने यहाँ पे कमीशन ऑन ब्रोकरेज 5% सिलेक्ट किया, अपने आप यहाँ पे मैं कोई भी एक एक्सपेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइट नाउ ऐसे ही मैं नाम लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। अपने आप यहाँ पे 500 रुपया मेरा टीडीएस कट जाएगा कमीशन ऑन ब्रोकरेज, और मेरा रिस्पेक्टिव पोस्टिंग भी हो जाएगा टीडीएस ऑन कमीशन पे। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आके वो टीडीएस को कॉन्फ़िगर किया। आपकी चॉइस है, बट मेरा रिकमेंडेशन है क्रिएट सेक्शन वाइज चार्ट ऑफ अकाउंट्स और सिलेक्ट दैट चार्ट ऑफ अकाउंट इन दिस स्पेसिफिक ऑल दिस टीडीएस टैक्सेस, राइट। सो ये पार्ट हो गया मेरा बेसिक ऑफ स्टेच्यूटरी मास्टर। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है, नाउ दिस इज ऑल्सो माई रिकमेंडेशन। ये हम मतलब हम जनरली हमारे क्लाइंट को हम बोलते हैं क्राज वे ऑफ डूइंग, क्राज अकाउंटिंग मेरी कंपनी है, तो हम कहते हैं कि क्राज वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोहो बुक्स के अंदर जब कभी भी आप नया डेटा ओपन करते हैं, तो आपको अकाउंट का नाम मिलता है अर्न ऑन रेवेन्यू। दिस इज बाय डिफॉल्ट अर्न ऑन रेवेन्यू करके एक अकाउंट क्रिएट होता है।
मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू को रीनेम कर देना है, इसका नाम रख देना है आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। क्यों ऐसा, ये स्पेसिफिक थिंग मैं आपको बता रहा हूं मैं। अ लायबिलिटी अकाउंट दैट रिपोर्ट्स अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब कस्टमर से पैसा आया, इनवॉइस नहीं है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। मैंने इसको सेव कर दिया। और दूसरा एक अकाउंट सिमिलरली ऐसा ही अकाउंट है मेरे पास, जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी मैं एडिट करूंगा और उसका भी नाम मैं चेंज कर दूंगा एडवांस टू वेंडर्स। दोस्तों ये मैंने जो नाम लिखा उससे ही आप गए होंगे कि अगर मैंने वेंडर को एडवांस पेमेंट दिया है तो ये अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस का एक अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अपनी टर्मिनोलॉजी में उसका एक अलग मतलब भी होता है। तो इसीलिए मैं प्रिसाइजली इसका नाम चेंज कर दिया कि प्रीपेड एक्सपेंस में नहीं बोलना चाहूंगा, इसको मैं एडवांस टू वेंडर्स कहता हूं। और मैंने ये भी सेव कर दिया। इतना करने के बाद वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ आवर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पार्ट। अभी दोस्तों यहां पे मैं डूज एंड डोंट्स में आई एम हाईलाइटिंग वन डोंट। डोंट डू दिस, जो मैं अभी नेक्स्ट कहने जा रहा हूं, डोंट डू दिस। आपके पुराने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अगर मान लीजिए कि आप डेटा माइग्रेट कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस मास्टर्स आप यहां पे लेके आ रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर अलग अलग तरह के जीएसटी के अकाउंट क्रिएट होते हैं। सी जीएसटी 2.5%, एस जीएसटी 2.5%, सी जीएसटी, आई जीएसटी 5%, इनपुट आउटपुट, आरसीएम, जीएसटी पेएबल, बहुत सारे ऐसे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे। आपको एक भी वो नाम जोहो बुक्स के अंदर लेके आना नहीं है। डोंट, बिग नो। आपको जोहो बुक्स के अंदर अगर हम देखें तो इनपुट की अगर मैं बात करूं तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये जो 3 अकाउंट आपको दिख रहे हैं, इनपुट आई जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, ये 3 अकाउंट ही यूज होंगे इनपुट के लिए। अगर आप मुझे पूछेंगे आउटपुट, आउटपुट के लिए ये ही 3 अकाउंट यूज होंगे, इसके अलावा कोई अकाउंट आपको यूज नहीं करना है। डोंट ब्रिंग एनी ऑफ योर प्रीवियसली यूज्ड नोमेनक्लेचर इन जोहो स्पेशली फॉर जीएसटी, यही यूज कीजिए। इसके साथ कनेक्टेड है, अगर आपने जीएसटी का पेमेंट चालान पेमेंट करते हैं तो कैश लेजर करके ऑप्शन आता है। कैश, अच्छा ओके, मैंने इसमें जोहो बुक्स के अंदर जीएसटी पेमेंट में एक इमीडिएटली एक एंट्री कर रहा हूं मैं। ये मैं बाद में बताऊंगा मैं, बट मैं क्या कर रहा हूं ना, ये अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं सिर्फ एक पॉइंट आपसे कन्वे करना चाहता हूं। ओके, ये क्या किया मैंने, एक जस्ट एक जीएसटी पेमेंट का एंट्री किया। इससे क्या होगा, द मोमेंट आई record my GST payment this way, enter valid CPIN, नो, ओके ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट भी कर देता हूं। ये डिलीट करने से क्या होगा, once again I am going to chart of accounts, कैन यू सी दिस गाइज, यहां पे कैश लेजर करके एक ये पूरा ऑप्शन आ गया, कैश लेजर सी जीएसटी टैक्स। ये यही मैं ग्रुपिंग आपको मैं एक काम करता हूं, मुझे लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम दी बैलेंस शीट परस्पेक्टिव। कस्टम में प्रीवियस, कोई भी प्रीवियस ईयर में चला जाता हूं जहां पे डेटा ब्लैंक हो सकता है, ऑल अकाउंट्स। कैन यू सी दिस गाइज, ये जो अकाउंट है ना, कैश लेजर इंटरेस्ट, कैश लेजर लेट फीस, कैश लेजर टैक्स, सामने आपको दिखेगा जीएसटी पेएबल के अंदर आउटपुट जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इनपुट से सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी।
ये ही अकाउंट आपको जीएसटी के लिए यूज करने हैं। दोस्तों ये अकाउंट यूज ना करने से बहुत बड़े प्रॉब्लम हमने पिछले 3 साल में देखे हैं। मैं यहाँ पे बार बार थोड़ा रिपीटेटिव अगर आपको साउंड कर रहा हूं, फिर भी आप मेरी बात से इरिटेट या बोर ना हो जाइए, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। हमने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेजर्स आर नॉट यूज्ड, उसके वजह से डेटा क्लीन नहीं होता है जोहो के अंदर। सो इट्स अ प्रोटोकॉल बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको यूज करने हैं। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हमारे कोई भी लीगसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, एबीसी पार्टी मेरा कस्टमर है, XYZ लिमिटेड मेरा वेंडर है, हम वो सब सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप के अंदर, जिस तरह से हम सेल्स में कस्टमर्स हमारा सन्ड्री डेटर नहीं है, बट हमें कभी भी उसका कोई भी स्टेटमेंट या आउटस्टैंडिंग देखना है तो हम यहां से देख सकते हैं। सिमिलरली वेंडर्स के रिलेटेड यहां पे ये ऑप्शन होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अकाउंटेंट को अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में जब भी पॉइंट आता है ना, हम कस्टमर और वेंडर की जेवी पास नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ डिस्काउंट देना है, हमें ये करना है, ये क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा, हमें बैलेंस शीट में हमारे कस्टमर्स नहीं दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा कि हम अगर बैलेंस शीट में है, इफ आई एम ओपनिंग माई बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट मैंने किया, अगर यहाँ पे मेरा अकाउंट रिसीवेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो अकाउंट रिसीवेबल में मुझे यहाँ पे लेजर दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा, और ना कि ग्रुप दिखेगा। जैसे हम टैली में अगर हम देखते हैं, टैली में बैलेंस शीट में क्लिक करते हैं तो सन्ड्री डेटर का ग्रुप होता है, और उसके अंदर जाते हैं तो सब हमने अपने सन्ड्री डेटर्स दिखते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर में अपने सब क्रेडिटर्स दिखते हैं। जोहो के अंदर बैलेंस शीट में से आपको ये नहीं दिखेगा, तो ज्यादातर अकाउंटेंट या ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई मैं ये सबसे पहले आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपको इसी तरह से इसमें फॉलो करना है। सिर्फ एक ही बात को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट के अंदर आपको आपके कस्टमर्स और वेंडर्स का ब्रेकअप नहीं दिखेगा। वो आपको कहां दिखेगा, तो उसके लिए रिपोर्ट्स अलग से अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो कस्टमर बैलेंसेस जो रिपोर्ट है, और यहाँ पे वेंडर बैलेंसेस जो रिपोर्ट्स है, यहां से आपको वही जो अपना जो बैलेंस शीट का एनेक्स्टर रहेगा। अगर यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट रिसीवेबल का ब्रेकअप जो भी रहेगा वो पूरा आपको कस्टमर बैलेंस इसमें दिखेगा, और ये अकाउंट पेएबल जो अकाउंट है, इसका पूरा ब्रेकअप आपको वेंडर बैलेंसेस में दिखेगा। और ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगर आपको दिख रहा है, दिस विल रिफ्लेक्ट योर नेगेटिव बैलेंसेस ऑफ कस्टमर, या तो एडवांसेस आपने रिसीव किया है उसके रिलेटेड होगा। तो बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कस्टमर्स और वेंडर्स में। अभी मैं जो बात कर रहा था, अगेन आई एम गोइंग बैक टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया, कस्टमर्स एंड वेंडर्स आर नॉट चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको कस्टमर्स की बैलेंसेस ऐड करनी है, तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से आपको यहां से, अगर मैं जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूं मैं, और ओपनिंग बैलेंसेस करके यहाँ पे ऑप्शन है, जहां से मैं मेरी ओपनिंग बैलेंसेस डाल दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करने वाला था, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, जीएसटी के कोई पुराने नाम लेके नहीं आएंगे, जो जोहो बुक्स के अंदर है वही हम यूज करेंगे। अगर मैं ये लायबिलिटी को क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, आउटपुट SGST और GST पेएबल, तो मैं यहीं पे अमाउंट लिखूंगा मैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, अकाउंट रिसीवेबल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इंपोर्ट कर सकते हैं आप। यहां से आप सैंपल फाइल से, आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक मैन्युअल तरीका पहले बताऊंगा इंपोर्ट करने से पहले। जो बुक्स के अंदर आप डेटा एक्सेल से भी ले सकते हैं और मैन्युअली भी ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो इट टू यू मैन्युअली। मेरा एक कस्टमर है, मैंने यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया, अमेजोन कस्टमर, ओवरव्यू में आया मैं, यहाँ पे मुझे ऑप्शन है एंटर ओपनिंग बैलेंस। अगर इंडिविजुअल एक एक कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस डालना है, मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। मैंने 1000 डाल दिया, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये मैंने डाल दिया। मैं मैन्युअली भी डाल सकता हूँ, और मैं एक्सेल की फाइल से भी अपलोड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए
कि आपके कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पिछले साल में उन्होंने आपको पेमेंट दिया हुआ है और उनके सामने आपने कोई भी सेल्स इनवॉइस नहीं बनाया है, तो दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर ऐसा सिनेरियो है तो एक ही तरीका है ज़ोहो के अंदर वो एंट्री करने के लिए, आपको न्यू ट्रांजैक्शन करना है, कस्टमर में जाके न्यू ट्रांजैक्शन, यहां से आपको कस्टमर पेमेंट का एंट्री करना है। कस्टमर पेमेंट में कस्टमर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिपॉजिट टू पेटी कैश जो भी है, और मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा, मान लीजिए कि 10,000 मेरे पास पहले से आया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो डेट रहेगा, मेरा ओपनिंग जो रहेगा उसके पहले के साल में, मतलब ये डेटा मेरा 2020 का है, तो मैं बैक डेटेड ईयर में कहीं पे भी मैंने उसका एंट्री कर दिया, पेटी कैश में डाल दूंगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा 10,000 ऑन अकाउंट रख के। हाँ, ये जो भी बोल रहा है मैंने सेव कर दिया। इससे क्या होगा, अभी मैं जाऊंगा मेरे ओपनिंग बैलेंसेस में। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, तो आप कभी भी इसको रिफर कर पाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस में मैं जाऊंगा, ये देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक एंट्री ये डेट के पीछे किया, तो मुझे ये एक बॉक्स आ गया यहाँ पे लिख के कि आपने माइग्रेशन डेट के पहले कोई एंट्री किया है, डू यू वांट टू सिंक। मैं उसको यस करूंगा। यस करने के साथ मैं वापस यहाँ पे जब भी एडिट पे क्लिक करूंगा, मुझे मेरे जितने भी ऐसे नेगेटिव एंट्रीज है, मेरी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड है पिछले साल में, मैं उसके क्लिक करूंगा। आई विल गो टू लायबिलिटी, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैन यू सी दिस गाइस, 10,000 एज ए अवेलेबल बैलेंस। मैं सिर्फ यहाँ पे इसको 10,000 मैं लिख दूंगा, दैट्स इट, और मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा। हालांकि मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट मेरा मैच नहीं हो रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मेरे लिए अभी क्या हो गया कि मेरा वो जो कस्टमर वो नेगेटिव बैलेंस के साथ था, एडवांस पेमेंट जो आया था मुझे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, वो मैंने लास्ट ईयर में एंट्री कर लिया, और अभी मेरे लिए वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में भी मुझे 10,000 क्रेडिट साइड दिख रहा है। तो अभी अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो मुझे वो बैलेंस शीट में नेगेटिव साइड, मतलब लायबिलिटी साइड, मुझे वो क्रेडिट साइड अमाउंट दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर, मतलब आप पूरा आपका ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये कस्टमर और वेंडर की बात की, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का तो बहुत सिंपल ऑप्शन है। मतलब ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने जैसे ये ओपनिंग बैलेंसेस पे क्लिक किया, एडिट किया, आपकी जो पिछले साल की जो असेट्स है आप यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर लीजिए। मैं कहूंगा मतलब एक्सेल से भी आप कर सकते हैं, बट मैं जनरली ये कहता हूं कि अगर आपके टोटल ट्रांजेक्शन 35, 50, 60 के करीब है, इट विल बी हार्डली ऑफ 20 टू हाफ एन आवर जॉब। तो पूरा एक्सेल बनाओगे, आप एक्सेल से इंपोर्ट करोगे, उससे अच्छा आप यहीं पे मैन्युअली टाइप करके आपका बैलेंस शीट इंपोर्ट कर लो, मतलब मैन्युअली एंट्री कर लो ओपनिंग बैलेंसेस में। और अगर आपके पास आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा तामझाम करना पड़ रहा है, तो आप ओपनिंग बैलेंसेस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो ऑप्शन है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट करने हैं तो आप यहां से भी ऑप्शन है इंपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और ये जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस का कॉलम होता है। ये जो सैंपल फाइल आपको डाउनलोड करना है उसके अंदर आप लिख लीजिए, बैलेंसेस लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे चूज फाइल करके इंपोर्ट कर लीजिए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो एक्सेल का किस तरह से हो सकता है उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। सो गाइज मैंने जो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाला पॉइंट जो मैंने कवर किया, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक पार्ट यहाँ पे ओके, सो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर का एक पार्ट मैंने कवर किया। नाउ मैं क्विकली इन नेक्स्ट 5 मिनट्स जीएसटी की जो एंट्री होती है और बैंक का रिको, ये दो पार्ट ऐसे है
कि अगर ये हम करते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि आपने 80% ऑफ दी जोहो बुक्स के अंदर अकाउंटिंग का पार्ट कवर कर लिया। मतलब मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं अभी आपको नाउ quickly before moving to that particular point, guys, can you just put in Q&A? So far so good. Are you guys with me? जैसे फिर नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में मैं मेरा कंक्लूड करूंगा मैं, जिससे हम सब ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट से बच सकते हैं। In Q&A, anyone guys, can you just ping? Okay, yeah. Thank you guys. Okay. Subiksha, I'm just confirming with you once again. I'm audible and visible, right? Yes, yes, audible, yes. Okay. So I'm just quickly जब कभी भी जीएसटी की एंट्री होती है दोस्तों, मैंने ये भी देखा हुआ है जीएसटी पेमेंट का एंट्री एक ही तरह से होता है जोहो बुक्स में, और वो ऑप्शन है जीएसटी फाइलिंग में आना है, यहां पे व्यू समरी पे क्लिक करना है, और जीएसटी पेमेंट का जो मैंने पहले एक एंट्री किया था यहां से आके ही आपको जो आपका जीएसटी का जो एक्नॉलेजमेंट जो चालान होता है बस यहां पे ही आपको फिलअप करना है। दिस इज द ओनली वे टू एंटर योर जीएसटी पेमेंट। आई एम रिपीटिंग दिस इज द ओनली वे टू एंटर योर जीएसटी पेमेंट। यहां से एंट्री करने से ही वो रिस्पेक्टिव चार्ट ऑफ अकाउंट्स में उसका पोस्टिंग जाएगा। डोंट मिस दिस पॉइंट, ये करना ही करना है और यही करना है, राइट? ये एक पॉइंट हो गया, जीएसटी पेमेंट का एंट्री यहां से रिकॉर्ड करना है। और दूसरा जीएसटी सेट ऑफ का एंट्री, जब कभी भी आपका कोई भी जीएसटी चालान, जैसे एक यहाँ पे अगर, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, जैसे हमारा 3B एक्नॉलेजमेंट होता है, द मोमेंट वी आर, अभी ये प्योरली अकाउंटिंग है, शायद कोई नॉन अकाउंटिंग पर्सन होगा तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जीएसटी सेट ऑफ में जब भी करूंगा तो मेरा जो जीएसटी का एक्नॉलेजमेंट आता है 3B का टेबल आता है 6.1, तो वहां से मैं यहाँ पे आउटपुट जीएसटी के अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, जितने भी मतलब मेरा जो भी अमाउंट रहेगा, और इनपुट वाले अकाउंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, और जितना भी मैंने कैश लेजर से पेमेंट किया है, कैश लेजर को मैं क्रेडिट करूंगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और ये क्रेडिट। तो ये मतलब मेरे जितने भी अकाउंट्स रहेंगे, इससे क्या हो जाएगा, मेरे जितने भी जीएसटी के आउटपुट और इनपुट अकाउंट है वो सेट ऑफ हो जाएंगे, और मैंने जो जीएसटी पेमेंट का एंट्री किया था उसका पोस्टिंग ये कैश लेजर में गया था, तो यहाँ पे वो कैश लेजर का भी एंट्री यहां से हो जाएगा कि वहां पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। हो दोस्तों, ये करेंगे आप अगर कोई नए अकाउंटेंट है जो जोहो बुक्स को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर जीएसटीआर 9। इसके बाद आपको सिर्फ रिको चेक करना है कि आपके पोर्टल पे जो बैलेंस है और जो जोहो बुक्स के अंदर आपकी जो बैलेंसेस है वो आपने अगर चेक कर ली, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग योर जीएसटीआर 9। सिर्फ ये दो चीज को आपको ध्यान में रखनी है, राइट? सो ये जीएसटी का पार्ट मैंने कवर कर लिया, और एक लास्ट पार्ट है दोस्तों, मैंने बहुत सारे डेटा, बहुत सारे, मतलब ये मैं कहूंगा कि 80% ऑफ द जोहो बुक्स यूजर्स, ये जब ये बैंकिंग सेक्शन आता है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अकाउंट है, ये जो फीचर है रिकंसाइल अकाउंट, इट्स हाईली इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं करना है। आप अगर जोहो बुक्स में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो ये फीचर यूज करना ही करना है। इससे आपको अगर टेक्निकली भी थोड़ा बहुत भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है बैंकिंग की एंट्रीज के अंदर, तो रिकंसिलेशन विल कंफर्म दैट आपने
100% डेटा सही तरह से एंटर किया है और वो डेटा लॉक हो जाएगा, आपने बैंक रिको किया है तो। बैंक रिको का फीचर यूज करना है, जीएसटी की एंट्री ठीक तरह से करनी है, कस्टमर वेंडर के रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो कस्टमर और वेंडर जेवी के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते, आपको वो कुछ नहीं करना है। और जो जिस तरह से मैंने बताया, ये मैं अगर मुझे टैक्स सीजन में 100 क्वेश्चंस फोन कॉल्स आते हैं मुझे या मेरी टीम को, 75% क्वेश्चंस, ये सिर्फ 3 चीज को जो मैंने अभी आपको बताया, इतना आपने कर लिया, आपका डेटा क्लीन रहेगा। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन। अब अगर आप अकाउंटेंट है तो इसको ही ध्यान में रखना है, अगर आप बिजनेसमैन है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके अकाउंटेंट ये 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान में रख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछे तो मैंने मेरी तरफ से ये जो पूरा पार्ट कवर किया है। एंड सुभिक्षा, ओवर टू यू, अगर आप Q&A के लिए इफ यू वांट टू ओपन द फ्लोर। Yes, sure. So if you have any questions regarding this session, please drop it in the Q&A box. So Hemal will take it from here. Hemal, we just have a few questions, I think. Okay. So first is how to maintain bill-wise opening balances. ओके, एंट्री करनी है ओपनिंग बैलेंसेस की, आपको बैक डेटेड ईयर में जाके इनवॉइस ही क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट इनवॉइस। जैसे मैं आपको बता दूं सिंपल, अगर ये मेरा अमेजोन कस्टमर, मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि मेरा पिछले साल का 18 ऑफ दिसंबर 2019 का मेरा आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है। मैंने यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल दिया, वही इनवॉइस नंबर वो साल का जो भी रहेगा मैंने डाल दिया। पे कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस वन, और जितना अमाउंट मेरा बाकी है आउटस्टैंडिंग है। इनवॉइस मेरा 50,000 का था, बट मेरा आउटस्टैंडिंग अभी सिर्फ 25,000 का है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 25,000 लिख दूंगा। और ये जो टैक्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैं इसको आउट ऑफ स्कोप कर दूंगा। दिस इज हाउ आई विल क्रिएट माई सेल्स इनवॉइस इन प्रीवियस ईयर। मैंने यहाँ पे वो सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर लिया। अभी इमीडिएटली जैसे मैं यहाँ पे वंस अगेन आई विल गो टू ओपनिंग बैलेंसेस, मुझे वापस ये वाला ऑप्शन दिखेगा कि मेरे पास मैंने क्या किया, यू हैव क्रिएटेड और अपडेटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड दे आर बिफोर माइग्रेशन डेट। मुझे सिर्फ सिंक करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सिंक कर देना है। और मैं जब ये एडिट करूंगा, मुझे यहाँ पे मेरे असेट्स में जाके अकाउंट रिसीवेबल जो मेरा अकाउंट है जो नीचे मुझे दिखेगा, कैन यू सी दिस। अच्छा, यहाँ पे तो ये पेटी कैश को मैं टच नहीं करूंगा, मैं जस्ट अ सेकेंड। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ मिस कर गया मैं, why I am unable to see that. Advance to vendors. ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, प्रोबेबली आई मिस दैट पॉइंट। मैंने यहाँ पे जैसे मैंने पिछले साल में कर लिया, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा सीधा, तो मुझे बैलेंस शीट में भी वो दिखेगा। देखिए मैं पूरा साल का ही निकाला मैंने। कैन यू सी माई, हाँ सॉरी, माई मिस्टेक। जैसे मैंने ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर के लिए 10,000 लिखना है, वैसा मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 25,000 का एंट्री हो गया। अभी मैं मेरा ये बिल वाइज आउटस्टैंडिंग जो है मैं यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। कस्टमर बैलेंस इसमें जाके मुझे मेरा ये जो अमेजोन कस्टमर जो दिख रहा है मुझे, अगर मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा आउटस्टैंडिंग, तो मुझे मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखेगा यहाँ पे पिछले साल का, मतलब जो भी साल का मैं जो देख रहा हूं मैं। आई एम लुकिंग एट 22। ठीक है ना, पूरा ले लिया मैंने।
सो मेरा ओपनिंग जो है वहां से जो चलता आ रहा है पिछले साल से, दैट इज हाउ इट विल गो अहेड। अच्छा, अभी मैंने ये जो ऑप्शन बताया, वंस अगेन आई एम क्विकली रिपीटिंग दिस, मैं क्या करूंगा, इनवॉइस क्रिएट करूंगा प्रीवियस ईयर में, और या तो फिर ये जो इनवॉइसेस का टैब है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट इनवॉइसेस। मैंने एक एंट्री ये मैन्युअली क्रिएट किया 18/12/2019 का, उसी की एंट्री की तरह से मैं यहाँ पे इंपोर्ट इनवॉइसेस करके सिंपल फाइल में वही पूरा मेरा जितना भी लिस्ट है, मैं इनवॉइस को बिल वाइज एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली इट अप्लाइज टू परचेजेस आल्सो। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में मैंने जो बताया था एडवांस फ्रो कस्टमर के लिए, वैसा इसमें नहीं करना है। any more question, Subiksha? So they have another question we have. So how can I put the closing stock value in Zoho Books to prepare financial statement? Okay, so see, now there are two aspects. One, you are tracking your inventory within Zoho Books, and one, you are not tracking your inventory in Zoho Books. So let me address second question first. कि अगर आपने Zoho Books के अंदर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है, बट फिर भी आपको एक ओपनिंग स्टॉक, तो आपको ओपनिंग वैल्यू तो डालना है, तो आपको क्या करना है, एक आइटम क्रिएट कर लेना है। एक आइटम हम क्रिएट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। दिस इज वर्क अराउंड, एंड अगर आप नॉन इन्वेंट्री के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो ओपनिंग स्टॉक के साथ मैंने क्रिएट कर दिया, बाकी सब भी मैं रखूंगा यहाँ पे। ये टैक्सेबल है, मैं इसको आउट ऑफ स्कोप कर दूंगा। सेलिंग प्राइस 0, ये मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री ट्रैकिंग। अगर मैं नॉन इन्वेंट्री काम कर रहा हूं तो मैं ये ट्रैकिंग इन्वेंट्री को नो रखूंगा, बट ये आइटम के लिए मैं यस करूंगा, और मैं यहाँ पे सिंपल इन्वेंट्री अकाउंट जो है मेरा, इन्वेंट्री असेट, ये अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा। ओपनिंग स्टॉक 1 क्वांटिटी, और मेरा जो टोटल वैल्यू है, मान लीजिए कि मेरा 50 लाख का स्टॉक है, 50,50,000, मैंने सीधा इस तरह से एंट्री कर देना है, मेरा ओपनिंग हो जाएगा और मैं सेव कर दूंगा। तो ये मेरा प्लीज एंटर यूनिट दिस इज। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मैं मेरी बैलेंस शीट में मेरा ओपनिंग स्टॉक मुझे दिखेगा 50,000, 50,50,000। नाउ इफ आई वांट टू आई एम नॉट मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाऊंगा। मंथ अपॉन मंथ अगर मुझे पीएनएल बनाना है, तो मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा, क्या हाँ क्लोजिंग डेट जो है मेरा, उस हिसाब से जाऊंगा, मेरा वही आइटम सिलेक्ट करूंगा, ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू एडजस्टमेंट करूंगा मैं, ऊपर ही मैंने यहाँ टिक करना रह गया, वैल्यू एडजस्टमेंट, करंट वैल्यू 0 है, और मुझे चेंज वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, मेरा करंट मंथ का स्टॉक है मेरा 15 लैक्स। ठीक है, मैंने ये कर दिया टिक, और मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट करके स्पेसिफाई रीजन, स्टॉक टेकिंग रिजल्ट, सेव एज ड्राफ्ट। ओके, मतलब ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी है नहीं, मैंने क्योंकि वहां पे सेव नहीं किया। अगर जैसे मैं ये सेव करूंगा तो क्वांटिटी भी आ जाएगा और उसका वैल्यू भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वांटिटी से, चलो मान लो कि यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है क्वांटिटी अवेलेबल 0, न्यू क्वांटिटी इन हैंड 1, मैंने इसको सेव कर लिया, और फिर वही एंट्री को मैं वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक, और उसकी मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पे 15 लाख। स्टॉक टेकिंग कोई भी रीजन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, सेव एज ड्राफ्ट। ओके, ठीक है, वो कुछ तो कॉन्फ़िगरेशनल पॉइंट है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली सीक्वेंस मिस कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे इसी तरह से आपको ओपनिंग स्टॉक आप डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बैलेंस शीट में एक बार मैं दिखा दूं, मैंने जो इनिशियली जो किया था, ओपनिंग बैलेंसेस, हाँ ये हो गया, और सॉरी बैलेंस शीट,
यहाँ पे इन्वेंट्री asset. Can you see this? Now you have a closing balance, sorry opening balance, क्योंकि मैंने ओपनिंग ऐड किया है, और वही इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री है, मेरा कॉन्फ़िगरेशनल कोई पॉइंट है इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं पाया, अदरवाइज यहाँ पे आपको 15 लाख दिखता था, मैंने इनिशियली 50 लाख डाला और अभी 15 लाख दिखता था. यस, वीडियो विजिबल नहीं है सुभिक्षा? वीडियो It's विजिबल है visible, मेरा? visible, yeah, अच्छा, yeah. ओके. नो, आई रीड वन comment in Q&A. Okay, is there anything else? Yeah, we have another question. Does set-off happens automatically after filing GST return, or do we have to pass the JV as shown by KRJ? Okay, see, आप ऑटो जेवी भी कर सकते हैं. मार्केस फाइल का एक ऑप्शन होता है जो बुक्स में. इफ यू क्लिक ऑन मार्केस फाइल, आप डायरेक्टली वहां से वो जेवी, यही है जो मैंने मैन्युअली जो मैंने एंट्री पास करके बताया, वही आप ऑटोमेटेड हो जाएगा. सिर्फ आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका जो 6.1 टेबल है वही रिस्पेक्टिव सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. दैट्स इट. बट यस, यू कैन ऑटोमेट it can be automated if you click on Marquez file option in your GST filing settings. So both the way it is possible. Why I have shown manual? Because sometimes if we miss out Marquez file option, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी पे नहीं रहते हैं. यस सुभिक्षा. Yes, we have another question. How to make tax invoice with e-invoice? ई इनवॉइस जो है, जैसे मैंने सबसे पहले ऑप्शन बताया था, इंटीग्रेशन आपको सबसे पहले करना है. टैक्सेस वाला ऑप्शन बताया था, वहां पे जीएसटी. जैसे मैं क्विकली, ये स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख ही रहा है आपको, तो मैं क्विकली बता देता हूं आपको. द मोमेंट यू ई इनवॉइस का ये जो पॉइंट है आपका, ये एनेबल कर दिया आपने. यहां से आप एनेबल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपका आईआरपी का पासवर्ड आपको डालना है जो आपका पोर्टल है. द मोमेंट यू आर डन विद दिस पार्ट, आप जैसे ही इनवॉइस बनाएंगे, द मोमेंट यू क्रिएट इनवॉइस, ये इनवॉइस के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, पुश टू आईआरपी. तो यहां से आपको क्लिक करेंगे तो अपने आप वो यहां से पुश हो जाएगा, और आपका उसका जो आईआरएन जनरेट होना चाहिए, वो आईआरएन जनरेट होके आपके इनवॉइस में दिख जाएगा. इट्स वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस. और फिर आपको यहाँ पे वो उसका स्टेटस भी आ जाएगा, ये येट टू बी पुश्ड. यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आईआरपी में, येट टू बी पुश्ड, और एक ऑप्शन आता है ऑलरेडी पुश्ड. तो जैसे आपका पुश हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज ई इनवॉइसिंग. मतलब बहुत सिंपल है एकदम. वो इंटीग्रेशन वहां पे जैसे मैंने सेटिंग्स में बताया वहां पे किया, एंड इट विल स्टार्ट हैपनिंग इजीली. यस सुभिक्षा. Yes, so we're going to take one last question due to time constraint. So this यस, question is how to treat vendor deposit. Is this kind of security deposit? ओके. अगर आपके वेंडर्स को आपने पेमेंट किया है जो सिक्योरिटी के डिपॉजिट के तौर पे है, तो सबसे पहले तो ये आपका वेंडर्स के लिस्ट में नहीं आएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज ए करंट असेट, क्योंकि आपका डिपॉजिट है. टेक्निकली अकाउंटिंग स्पीकिंग ये लोन्स एंड एडवांसेस है अपने लिए. तो आपको उसका चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है, डिपॉजिट विथ एबीसी लिमिटेड, और वो आपको वेंडर के तौर पे ट्रीट नहीं करना है, उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना है आपको, ताकि आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड पे वो दिखेगा आपको. अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं, मैंने शायद ऐसा कोई क्रिएट किया है. बैलेंस शीट ये आप जो नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी अकाउंट्स है, बेसिकली ये करंट असेट में, ये जो ना अदर करंट असेट, ये सेक्शन में मैं एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, डिपॉजिट फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, जो भी मेरा है क्लाइंट है, वेंडर है. और या तो फिर मैं ऐसे बहुत सारे वेंडर्स के साथ डिपॉजिट अगर हम रखते हैं, तो एक हम ग्रुप, एक मेन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर. मैं सीधा आपको क्विकली बता देता हूं. एक नया अकाउंट में क्रिएट करूंगा, डिपॉजिट्स विथ वेंडर्स.
मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया और उसके अंदर भी एक अकाउंट क्रिएट कर दिया मैंने, डिपॉजिट्स विथ प्राज अकाउंटिंग, और मैं इसको सब अकाउंट करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा डिपॉजिट्स विथ वेंडर्स। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं पोस्टिंग यहीं पे करूंगा, मैं उसको वेंडर के तौर पे क्रिएट नहीं करूंगा। जैसे ही मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, व्हेन आई सी माय बैलेंस शीट, ऑल अकाउंट्स ही मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैन यू सी दिस इज डिपॉजिट विथ वेंडर्स, डिपॉजिट विथ क्राज अकाउंटिंग। आपको इस तरह से आपको क्रिएट करना है। ओके गाइस, सो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं जस्ट एक जो Q&A सेक्शन है मैं वहां पे टाइप कर रहा हूं, आप सब्जेक्ट लाइन में लिखिएगा। मैं सिर्फ एक जस्ट सब्जेक्ट लाइन आप लिखिएगा, आज का जो सेशन है पावर ऑफ सेशन 18 अप्रैल। मैंने ये सब्जेक्ट लाइन से आप डालिएगा, और मेरा ईमेल आईडी hemal@craj अकाउंटिंग। हालांकि आप मुझे जो सर्टिफाइड एडवाइजर का जो पेज है अपना ज़ोहो बुक्स का, वहां पे भी आप मुझे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपको जब कभी भी ये जो एक ऑप्शन है ना ज़ोहो बुक्स के अंदर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो ये कॉर्नर में ऊपर ऑप्शन आता है फाइंड एन अकाउंटेंट। ये फाइंड एन अकाउंटेंट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, महाराष्ट्र, आपको यहाँ पे ये सब जो लिस्टेड है, यहाँ पे आपको मेरा नाम दिखेगा, क्राज अकाउंटिंग। ये जो मेरा ईमेल आईडी है, आप यहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने चैट बॉक्स में भी मैंने डाला है मेरा ईमेल आईडी। तो आप जब कभी भी आज का जो सेशन हुआ है उसकी सब्जेक्ट लाइन से लिखेंगे तो मुझे थोड़ा रिलेटिविटी आएगा आपके क्वेश्चंस का। ओके गाइस, सो Subiksha, anything else from your side? I'm done from my Yes, end. I'll just end this session from my side. So we've come to the end of this session. Thank you, Hemal, for the detailed presentation. We trust that you guys found it informative and valuable. Like I mentioned earlier, we'll be sending out a recording to you next week. So also you can reach out to Hemal. He's shared his email ID with you. Thank you so much for joining us today.